एकादश के सभी बच्चों का बीओ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी का समामेलन यानी कि पंजीयन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी के समामेलन का अर्थ है कि परिवर्तन के बाद कंपनी निर्माण की दूसरी अवस्था में प्रवेश लेना। कंपनी के समामेलन से तात्पर्य है वो सारी वैधानिक कार्यवाहियों का पूर्ण कर लिया जाना जिनसे कोई कंपनी वैधानिक अस्तित्व प्राप्त करती है, यानी कि कानून की निगाह में जो एक व्यक्ति के रूप में उभर करके आती है और ऐसा करके कंपनी वैधानिक अस्तित्व पाने के बाद कानूनन व्यवसाय करने के योग्य हो जाती है। समामेलन के बिना कोई भी कंपनी वैधानिक स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकती। अतः समामेलन किसी कंपनी के निर्माण की अनिवार्य सीढ़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रवर्तन कंपनी को गर्भ का रूप देता है, जबकि समामेलन उसे गर्भ से निकालकर एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया का द्वितीय चरण था समामेलन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, समामेलन की कार्यविधि को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें समामेलन की तो इसे 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है प्रारंभिक क्रियाएं, फिर है पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना समामेलन के लिए, निर्धारित शुल्क जमा करना और फिर समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना। तो प्रथम है प्रारंभिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले उस राज्य का चुनाव करना होगा जहां आप अपना कार्यालय बनाना चाहते हैं। उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास आपको अपनी कंपनी का पंजीकरण कराना होगा। तो यह ध्यान रखना होगा कि पंजीकृत कार्यालय की सूचना पंजीकरण के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ पर भी पंजीकरण कराना है ये तो तभी तय होगा ना कि आपको किस राज्य में पंजीकरण कराना है। उसी राज्य के कार्यालय कंपनी का रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर के ही तो आप पंजीकरण कराएंगे। सूचना कार्यालय की भले आप 30 दिन के भीतर दे सकते हैं पंजीकरण के बाद, लेकिन सूचना तो वहीं दे पाएंगे उसी राज्य में जहां आपने पंजीकरण का कार्य आगे बढ़ाया है। तो कार्य है तो कार्यालय का चुनाव किस राज्य में होना है, उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास आपको जानना है। इसलिए सबसे पहला विचार समावेलन की दिशा में प्रारंभिक क्रियाओं के अंतर्गत ये करना है कि आपका कंपनी का हेड ऑफिस किस राज्य में होगा। उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास आपको अपनी कंपनी के समावेलन की सारी औपचारिकताएं पूरी करनी है। हाँ, कार्यालय के लिए राज्य के चुनाव की सूचना आप पंजीकरण के 30 दिन के अंदर भी दे सकते हैं। फिर बात आती है दूसरी, कंपनी का नाम निश्चित करना। यदि कंपनी के नाम का चुनाव स्वेच्छा से किया जाना है तो ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुरूप हो। इसके लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय से इस बात की स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है कि नहीं। कंपनी का नाम पहले से ही स्थापित किसी अन्य कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और ना ही केंद्रीय सरकार की दृष्टि से अनुचित होना चाहिए। तीसरा, लाइसेंस प्राप्त करना। अगर कंपनी कोई ऐसा कार्य करने जा रही है जो औद्योगिक कार्य है तो इसके लिए उद्योग विकास अनुज्ञा पत्र अर्थात लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित फॉर्म पर एक आवेदन भरना होगा, या यूँ कहें कि निर्धारित फार्म पर आवेदन करना होगा। प्रार्थना पत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास भेजा जाता है, जो संतुष्ट होने पर लाइसेंस जारी करता है। नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है वर्तमान में। चौथा है पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना। यदि पूंजी निर्गमन नियंत्रक से पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसी स्वीकृति के अभाव में प्रविवरण निर्गमित नहीं किया जा सकता है। तो पूंजी संबंधी स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में कंपनियों को प्राप्त करनी होती हैं, उनका आगे विस्तार से वर्णन आएगा। पाँचवा पॉइंट है प्रारंभिक क्रियाओं में आवश्यक नियुक्तियां करना। जो जिन जिन लोगों की नियुक्तियां करनी होती हैं उसमें आते हैं बैंकर्स,
बैंकर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम अनुबंध करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन मनी है अंशों पे वो जिस बैंक में खाता खोलेंगे। तो जब आप खाता खोलते हैं तो दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो बैंकर्स हो गए। कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र जो होते हैं ये बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, कंपनी सचिव इन्हें बोलते हैं। कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, अभिगोपक, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, दलाल जो आपके अंशों के विक्रय वगैरह करते हैं, और ऑडिटर्स जो आपके हिसाब किताब की जो भी पुस्तकें हैं उनका परीक्षण करते हैं और अपनी मुहर लगा के इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सारा हिसाब किताब ठीक ठीक हुआ है। होती है पारदर्शी सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को भी निश्चित करना होता है। ये वो लोग होते हैं जो फाउंडेशन मेंबर होते हैं, यानी कि मिनिमम जो 7 लोग चाहिए होते हैं वो ये लोग होते हैं। तो ये सारे लोगों की आपको नियुक्तियां करनी है। छठा पॉइंट ये है कि आवश्यक प्रलेख तैयार करने होंगे। उनमें प्रमुख हैं पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, प्रारंभिक अनुबंध जो अभी आपने ये पढ़े। चालू व्यवसाय अगर क्रय किया गया होगा तो अवश्य करना होगा। अभिगोपन संबंधी अनुबंध यानी अंडर राइटिंग के से संबंधित जो अनुबंध होंगे जो अंडर राइटर्स से किए जाएंगे। प्रबंधक, मंत्री और कोषाध्यक्ष इनके साथ होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट कह लीजिए। संचालकों की लिखित सहमति चाहिए होगी और रजिस्टर्ड कार्यालय की स्थिति की सूचना, वैधानिक घोषणा। ये सारी प्रलेखों की लिस्ट है जो आपको तैयार करने होंगे। और जब इतना हो चुका होगा तो ये माना जाएगा कि आपने प्रारंभिक जो क्रियाएं हैं वो पूरी कर ली हैं। ठीक है, प्रारंभिक क्रियाओं में कार्यालय के लिए राज्य का चुनाव करना, कंपनी का नाम निश्चित करना, लाइसेंस अगर आवश्यक है तो इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना। हालांकि नई औद्योगिक नीति में कुछ ही ऐसे उद्योग रहे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। वर्तमान में इनकी संख्या 3 है। पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना ये दूसरा स्टेप है। समझ लीजिए ज़रा, जब आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं तो जो आपका रजिस्ट्रार है उसके पास एक प्रार्थना पत्र आप भेजते हैं उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जो प्रार्थना पत्र होता है उसके साथ के उद्देश्यों और अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता हुआ एक ऐसा प्रलेख जिसके बिना समामेलन असंभव माना जाता है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7, निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा यह प्रलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को कम से कम 1 अंश लेना अनिवार्य होता है। इस पर आवश्यक स्टैंप भी लगा हुआ होना चाहिए। पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दरअसल पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करता है। इन नियमों का संबंध कंपनी के आंतरिक व्यवस्था से होता है। इस प्रलेख पर भी उन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए थे। अंतर नियम छपे हुए तथा पैराग्राफों में विभक्त होने चाहिए और अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती है तो उस पर कंपनी अधिनियम की सारणी ए, टेबल ए के नियम लागू होते हैं। इस स्थिति में पार्षद सीमा नियम के ऊपर बिना अंतर नियमों के पंजीकृत लिख देना चाहिए। खैर, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान की सूचना आपने अभी पढ़ा ही था, कार्यालय में दी जाती है। रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है। संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निर्धारित फॉर्म पर उन व्यक्तियों की सूची भी भेजनी पड़ती है जो कंपनी के संचालकों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हों। सूची में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पेशा अन्य विवरण होता है। निजी कंपनी के लिए ऐसी सूची भेजने की आवश्यकता नहीं होती, सार्वजनिक कंपनी को भेजना अनिवार्य है। इसके बाद में संचालकों की लिखित सहमति, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उन व्यक्तियों को लिखित सहमति भी फाइल करनी चाहिए जिन्होंने कंपनी का संचालक बनना स्वीकार किया है। प्रत्येक संचालक को अपने नियुक्ति के 30 दिन के अंदर अपनी लिखित सहमति रजिस्ट्रार के पास संबंधी वचन, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, संचालक जो होते हैं उनको लिखित सहमत के साथ ही निर्धारित फार्म भरना होता है और
उस पर एक अन्य प्रपत्र यानी वचन देना होता है कि जिसमें संचालक ये कहते हैं कि उन्होंने योग्यता अंश ले लिए हैं या उनको भुगतान करने का मतलब योग्यता अंशों को लेने की इच्छा जताएगा और उनको भुगतान करने का वचन भी देगा। निजी कंपनी के मामलों में ऐसे वचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रबंध संचालकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनेजरियल पर्सनल। यदि कंपनी की प्रबंध व्यवस्था पूर्णकालीन संचालक, प्रबंध संचालक, मैनेजर आदि के द्वारा की जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किए गए प्रारंभिक अनुबंध की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करनी पड़ती है। निजी कंपनी की दशा में बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होता ये। वैधानिक घोषणा, उपरोक्त सारी चीज़ें हो जाने के बाद एक वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है जिसमें ये कहा जाता है कि रजिस्ट्री या समामेलन से संबंधित सारी वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं और ये किसी भी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई एडवोकेट हो सकता है। भारत में कंपनी निर्माण से संबंधित कोई कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लेखापाल इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये कंपनी के निर्माण से संबंधित हो, इसकी विशेषज्ञता कंपनी निर्माण की होनी चाहिए। अटॉर्नी या एडवोकेट जैसे जिसे उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है वो हो सकता है। ठीक है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में संचालक, सचिव या प्रबंधक के रूप में दिया है, उपरोक्त 3 के अलावा हो सकता है जो कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में संचालक, सचिव या प्रबंधक कहलाता है। करने का शुल्क होगा, फिर पंजीकरण शुल्क होगा और ये शुल्क कंपनी अधिनियम की धारा 611 के अनुसार तय होता है। शुल्क की धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के खातों में आपको जमा करना होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में शुल्क की सारी दरें दी गई हैं। ठीक। चौथा होता है समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, टू एक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आवश्यक प्रलेखों तथा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लेने के बाद यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि समावेलन संबंधी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गई हैं, निर्धारित शुल्क का भी भुगतान कर दिया गया है, तो फिर वह अपने हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मोहर लगाकर एक प्रमाण पत्र देता है। उसी को हम बोलते हैं समामेलन का प्रमाण पत्र। इसमें यह लिखा रहता है कि प्रमाण पत्र में उल्लेखित तिथि से कंपनी का समावेलन हो गया है और यह एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं ये एक समावेलन के प्रमाण पत्र का नमूना है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि फलां कंपनी लिमिटेड आज के दिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समावेलित हुई है और यह कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी है। लखनऊ में आज 1 जून 2015 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया। सारमुद्रा मोहर लगेगी, यहाँ कंपनी रजिस्ट्रार का नाम लिखा जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा और यहाँ हस्ताक्षर किया जाएगा कंपनी रजिस्ट्रार का। ठीक है। समावेलन होने के बाद क्या प्रभाव रहते हैं? सबसे पहली बात है, समावेलन के बाद कंपनी का जन्म हो जाता है और ये वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ जाती है। वैधानिक समावेलन का प्रमाण, कंपनी का समावेलन हो गया, ये इस बात का एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति बन जाता है। इस वाद कर सकता है, अर्थात किसी पर भी मुकदमा कर सकता है और निजी कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने अधिकार है। ये सर्टिफिकेट पाने के बाद निजी कंपनी तुरंत व्यवसाय कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय का आरंभ करने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ये प्रमाण पत्र क्या होता है और कैसे प्राप्त कर सकती है एक सार्वजनिक कंपनी, इसे हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन यही है कि अगर कोई बात नहीं आई हो समझ में या कम आई हो समझ में तो कृपया वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो यहीं कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल टाइप करिए और आपका जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।